हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं। ये पहला इस सीरीज का वीडियो है। डब्ल्यूटीओ में बार बार जो समिट्स हो रही हैं वो फेल हो जा रही हैं। तो यहाँ हम एक बर्ड आई व्यू लेते हुए देखेंगे कि जो इसकी सबसे रीसेंट समिट थी ब्यूनस आयर्स में वो क्यों फेल हुई और भारत के रिस्पेक्ट में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ जो कि गेट का सक्सेसर था, 1995 में उरुग्वे राउंड के बाद इसे बनाया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि जो वर्ल्ड अब ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है तेज़ी से, उस समय तक सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और यूएस एक यूनिपोलर वर्ल्ड के नेता के रूप में सामने आया था। तो यहाँ पे ये था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा हो और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी डेवलपमेंट में मदद मिले, ये सोचकर गेट को डब्ल्यूटीओ में चेंज किया गया था ट्रेड लिबरलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले बात की जाए नैरोबी समिट जो हुई थी 2015 में, तो नैरोबी समिट में ये कहा गया था कि भाई जो विवादास्पद इशू है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है खासकर गरीब देशों में, तो इस पे कोई निर्णय नहीं हो पाया था नैरोबी में। तो नैरोबी में ये कहा गया कि ठीक है अभी निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन इसका निर्णय हम लोग अगली समिट में लेंगे जो कि होगी अर्जेंटीना में। तो अगली समिट में हुआ तो, लेकिन उसका निर्णय नहीं हो पाया। तो अगली समिट की बात की जाए, इससे पहले कि हम लोग अगली समिट पर डिस्कस करें, हम लोगों को दोहा डेवलपमेंट राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोहा डेवलपमेंट राउंड हुआ था 2001 में और ये जिसका नाम ही है डेवलपमेंट राउंड, तो ये बेसिकली जो गरीब देश थे, जो डेवलपिंग नेशंस थे, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड था। यहाँ पे ये था कि उनके डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक तरह का समझौता था डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में। डेवलप्ड नेशंस को मार्केट मिल रहा था, एक्सेस मिल रही थी हर जगह, और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह को प्रोटेक्शन मिल रहा था, और जबकि डेवलपिंग नेशंस को डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल रहा था। हालांकि इस समय की जो स्थिति है, जैसा कि ब्यूनस आयर्स में फेल हो गया समिट समझौता नेगोशिएशंस, तो जो इस समय की स्थिति है वो ये है कि जो कमिटमेंट था डेवलप्ड नेशंस का डेवलपिंग नेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड दोहा में, वो उस कमिटमेंट से कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने ट्रेड इंटरेस्ट और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। ये 2008 के बाद ये चीज़ें ज़्यादा होने लगीं। 2008 में जब स्लो डाउन आया था विश्व अर्थव्यवस्था में, उसके बाद से ये एक नई समस्या, एक नई चुनौती उभर के सामने आई है कि विकसित देश दोहा में किए गए अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की ओर अग्रसर होते नहीं दिख रहे हैं। खैर, अब हम लोग बात करेंगे कि ब्यूनस आयर्स में क्या हुआ। ब्यूनस आयर्स में जो 10 से 13 दिसंबर तक ये 11वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका एजेंडा पहले से तय था। एजेंडा ये था कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो कि फूड सिक्योरिटी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन से रिलेटेड है, उस पर एक फ़ाइनल डिसीजन लिया जाए। इसके अलावा कुछ नए इश्यूज़ भी सामने आ गए थे। वो नए इश्यूज़ थे कि दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इस संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो भारत और यूएस का अभी सोलर सेल्स को लेकर विवाद हुआ था, तो यूएसए ने भारत को यही कहा था कि भारत डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपने देश में बने मेक इन इंडिया के तहत बने सोलर सेल्स को ज़्यादा महत्व दे रहा है, वरीयता दे रहा है। तो इस विवाद में डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका का पक्ष लिया था। ठीक है, तो खैर, तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो गई पब्लिक प्रोक्योरमेंट में।
और अगली बात थी ई कॉमर्स। अब डेवलप्ड नेशंस ई कॉमर्स को लेकर आए कि भाई जब डब्ल्यूटीओ बना उस समय ई कॉमर्स का कोई फिनोमेनन था नहीं दुनिया में। आज ई कॉमर्स इतना विकसित है तो हमें ई कॉमर्स के तहत डेवलपिंग नेशंस में एक्सेस चाहिए। अब ये देखिए कि ई कॉमर्स अगर शामिल हो जाएगा तो ई कॉमर्स में जो वॉलमार्ट है या कोई भी उस तरह की कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है या किसी और रिच कंट्री की बेस्ड है, तो उसके सामने डेवलपिंग नेशंस की कंट्रीज़ कहीं टिक नहीं पाएंगी। तो ई कॉमर्स सीधे सीधे डेवलप्ड नेशन के ट्रेड इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का जरिया हो जाएगा। खैर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था और ये भी बेसिकली डेवलप्ड नेशंस के हित में था। खैर, अब यहाँ एक हिडन एजेंडा निकल कर आया विकसित देशों का। ये चाहते क्या थे कि पहले ऐसे मुद्दों पर निर्णय हो जो उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दें, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इक्वल ट्रीटमेंट की, और दूसरा कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की। तो इन दोनों में इनका ये था कि पहले इन दोनों को निपटाया जाए, ठीक है, आईपीआर प्रोटेक्शन को भी निपटाया जाए। लेकिन वहाँ पे भारत चाइना के साथ, इंडिया की जो पोजीशन थी वो चाइना और बाकी विकासशील देशों के साथ एक मत थी और इंडिया उसमें लीडरशिप के रोल में आगे आया। इंडिया का ये कहना था कि भाई पहले पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वाला आप निपटा लीजिए, उसके बाद कुछ और बात होगी। खैर, तो अब हम देख रहे हैं कि ये फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि इसमें कुछ फ्रूटफुल निकल कर सामने नहीं आया। तो आखिर डब्ल्यूटीओ के सामने ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि वो फेल से फेल होता चला जा रहा है। तो पहला ये है कि प्रोटेक्शनिज्म ऑन द राइज है डेवलप्ड नेशन में। इसका उदाहरण आप जानते ही हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये सब ट्रेड पॉलिसी में चीज़ें आ रही हैं, ट्रेड वॉर की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये डब्ल्यूटीओ के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की कंसेप्ट ही ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो डिस्कशन होते हैं उनमें पूरे सारे देश दो ब्लॉक्स में बटे नज़र आ रहे हैं, एक डेवलप्ड नेशंस का ब्लॉक, एक डेवलपिंग नेशन का ब्लॉक। ये दोनों अपने अपनी बातों पे रिजिड दिख रहे हैं। तीसरा ये है कि रीजनल और बायलैटरल लेवल पर बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि डब्ल्यूटीओ की रिलेवेंस कम होती जा रही है। चौथा चैलेंज ये है कि प्लूरीलैटरल रिजोल्यूशन पास किए जाने लगे। इस बार हमने 11th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में देखा, ब्यूनस आयर्स में देखा कि ये सर्वसम्मति से नहीं पास किए गए। हाँ, ये चीज़ आप याद रखें कि डब्ल्यूटीओ में कोई भी निर्णय तभी हो सकता है जबकि वो टोटल कंसेंसस से हो, यानी सर्वसम्मति से पास किया गया हो। अगर एक भी मेंबर ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो वो निर्णय इम्पोज नहीं किया जा सकता, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आप देखें कि प्लूरीलैटरल रेजोल्यूशन की बात होने लगी। 70 देशों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने कहा कि ट्रेड फैसिलिटेशन का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। 34 देशों ने, जो कि विकसित देश थे सारे, इन्होंने कहा कि ई कॉमर्स को जो है इंक्लूड कीजिए डब्ल्यूटीओ एजेंडा में। तो इस तरह से जो कंसेंसस फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है डब्ल्यूटीओ में, और ये इसके मेजर चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस के साथ डब्ल्यूटीओ कैसे फंक्शनिंग करता है और डेवलपिंग नेशंस के हित कैसे सुरक्षित रहते हैं, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है।